आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो वहाँ के लोक सेवक के द्वारा चलाई जाती है। लोक सेवक उस देश की आधारशिला होता है, जिसका ईमानदार होना, निष्पक्ष होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि लोक सेवक करप्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, तो किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था, चाहे वो देश लोकतांत्रिक हो चाहे वो लोकतांत्रिक ना हो, लेकिन वो देश जो है वो दिनों दिन डूबता जाएगा। इसलिए लोक सेवक का ईमानदार होना, निष्पक्ष होना बहुत ही ज़रूरी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 14A जो ट्रिब्यूनल की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करता है। हालांकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उस समय ट्रिब्यूनल जैसा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जैसी कोई भी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई थी। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 323A और 323B जोड़ा गया, जो मुख्य रूप से ट्रिब्यूनल की बात करता है। आखिर ये ट्रिब्यूनल होता क्या है? तो देखिए, मुख्य रूप से जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक न्यायिक संस्था है, उसी तरीके से जो ट्रिब्यूनल है वो एक अर्ध न्यायिक संस्था है। अर्ध न्यायिक संस्था का मतलब ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारा वर्कलोड होता है और उनके पास पहले से ही बहुत सारे मुकदमे होते हैं। तो जो हमारी सर्वोच्चतम न्यायालय हैं, चाहे हाई कोर्ट की बात करूं या सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, इनके वर्डन को कम करने के लिए, इनके वर्कलोड को कम करने के लिए 1976 में क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। जो अधिकरण होता है वो एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। इसके अंतर्गत जो मतलब मुख्य रूप से अधिकरण का काम क्या होता है कि चाहे मैं केंद्र सरकार की बात करूं या राज्य सरकार की बात करूं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी लोक सेवक नियुक्त होते हैं, है ना, तो लोक सेवकों की नियुक्ति से संबंधित यदि कोई शर्तें हैं, है ना, उनकी भर्ती से संबंधित कोई विषय है, या उनके तबादले को लेकर कोई विवाद है, या उसके स्थानांतरण को लेकर कोई विवाद है, उनके वेतन को लेकर कोई विवाद है, तो लोक सेवक से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई है। मुख्य रूप से लोक सेवकों से संबंधित जो भी विवाद होते हैं, उन विवादों को निपटाने के लिए केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य स्तर पर राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। इसका जो मुख्यालय है वो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में है। उसके अलावा अन्य क्षेत्र पर भी जो है वो उसके केंद्र जो है वो स्थापित किए गए। आर्टिकल 323 में ये लिखा हुआ है कि संसद को मुख्य रूप से पावर है कि वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो भी नियुक्त होते हैं लोक सेवक, या स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निगम और अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी में नियुक्त व्यक्तियों, इनकी भर्ती और सेवाओं से संबंधित यदि कोई विवाद आता है तो उसको सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई है। संसद को शक्ति सौंपी गई है कि वह सेवा मामलों से संबंधित जो भी विवाद आता है तो वह क्या करे, वो हाई कोर्ट में ना देकर वो मामले जो है वो प्रशासनिक अधिकरण में निपटाए जाएंगे। मतलब पब्लिक सर्वेंट की नियुक्ति, भर्ती, स्थानांतरण, तबादले, उनके वेतन, इनसे संबंधित कोई भी विवाद यदि उत्पन्न होता है तो वो मामला न्यायालय में ना जाकर प्रशासनिक अधिकरण में निपटाया जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया गया। इसके द्वारा केंद्र में कैट की स्थापना की गई, पर केंद्रीय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और राज्य में जो है वो सेट की स्थापना की गई, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और ये जो ट्रिब्यूनल है, ये जो विक्टिम होते हैं, पीड़ित लोक सेवक जो होते हैं, जो भी लोक सेवक होंगे, यदि वो पीड़ित है, उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, तो यदि वो नॉर्मल हाई कोर्ट में सूट फाइल करेंगे तो हाई कोर्ट की प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है, तीव्र होती है, जटिल होती है, टाइम टेकिंग होती है। तो उनसे उनको बचाने के लिए कि उनको जल्द से जल्द कम समय में उनके मामले का जो है वो निपटारा हो सके, है ना, शीघ्र और कम खर्चीला हो, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ट्रिब्यूनल होते हैं ये CPC के नियमों का पालन नहीं करते।
मुख्य रूप से जो प्रशासनिक अधिकरण होते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट के अनुसार काम करते हैं। मतलब जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत में जो नियम बताए गए हैं वो प्रशासनिक अधिकरण पर बाध्यकारी होते हैं, और जो भी प्रशासनिक अधिकरण होगा चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो वह इसी के हिसाब से नेचुरल जस्टिस के बनाए गए नियम के हिसाब से ही काम करेगा। जो कैट होता है वो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो भी पब्लिक सर्वेंट है उनसे संबंधित जो भी मामले होंगे उसका निपटारा कैट के द्वारा किया जाएगा। चाहे कोई अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो, है ना, कोई पब्लिक सर्वेंट हो, केंद्रीय लोक सेवक हो, केंद्र के अधीन कोई नागरिक पद धारण किया हो, उनसे ना जो भी सिविल कर्मचारी हैं उनसे संबंधित विवादों का निपटारा जो है वो इनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है इनकी अपनी एक सीमाएं होती हैं। यहाँ पर देखा गया है कि जो थल सेना, नौसेना, वायुसेना के अंतर्गत जिन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, साथ ही साथ राज्य केंद्र सरकार और मतलब संसद और विधानमंडल के अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं, साथ ही साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं, इनसे संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उन विवादों का निपटारा ट्रिब्यूनल्स के द्वारा नहीं किया जाता। अभी हाल ही में प्रशासनिक न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2006 पारित किया गया था, जिसमें इसी अमेंडमेंट के द्वारा इनके सदस्यों का जो स्तर है, मतलब ये जो अमेंडमेंट हुआ था 2006 में, इस संशोधन के बाद क्या किया गया कि जो प्रशासनिक अधिकरण के जो सदस्य होंगे उनका जो स्तर होगा वो हाई कोर्ट जज के बराबर कर दिया गया था। कि प्रशासनिक अधिकरण में जो भी मेंबर होंगे उनका जो स्तर होगा, मतलब उनके पद की जो गरिमा होगी वो हाई कोर्ट जज के बराबर होगी। अब कैट में क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, पहले एक उपाध्यक्ष का भी पद हुआ करता था लेकिन बाद में उपाध्यक्ष का पद हटा दिया गया, अभी केवल अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष और सदस्य किसको बनाया जाता है, तो देखिए कैट के जो अध्यक्ष सदस्य का पद होता है जो न्यायिक भी होता है और प्रशासनिक भी होता है। न्यायिक और प्रशासनिक दोनों संस्थाओं से जो है वो लिया जाता है इनके पद को, है ना। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है या 65 साल का, जो भी पहले हो जाए अध्यक्ष की। यदि मैं सदस्य की बात करूं तो 62 साल और 5 साल, है ना। उनकी जो 62 साल के हो जाए वो, या फिर उनके टेनवर को 5 साल हो जाए, उसके बाद उनका पद जो है वो समाप्त हो जाएगा। यदि कैट के सदस्य की नियुक्ति, जो कैट के सदस्य की जो नियुक्ति होती है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के CJI होंगे उनके द्वारा जो भी नाम नॉमिनेट किया गया है, और जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेस की एक कमेटी होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में CJI होंगे, सुप्रीम कोर्ट के CJI और जो भी अदर जजेस हैं उनकी एक कमेटी अपॉइंट होती है। वही क्या करते हैं, कैट के मेंबरों का नाम क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस नॉमिनेटेड नाम की कैबिनेट में जो कैबिनेट होता है ना, वहाँ पर उसकी जांच की जाती है ना। जो कैबिनेट बनाया जाएगा, कैबिनेट उसकी जांच करेगा, और जब कैबिनेट जो मंत्री होंगे, है ना, वो उसकी जो कैबिनेट मंत्री की भी एक पूरी समिति का गठन किया जाता है। जब वो उस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कैट के सदस्यों की जो है वो नियुक्ति की जाती है। मतलब यहाँ पे CJI प्लस कमेटी के मेंबर और साथ ही साथ जो कैबिनेट मंत्री होंगे उनकी मतलब जो कैबिनेट की जो समिति होगी उनकी सहमति के बाद ही क्या होता है, कैट के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब मूल रूप से क्या था, अधिकरण के आदेश के, मतलब पहले ऐसे नियम बनाए गए थे कि यदि प्रशासनिक अधिकरण ने कोई आदेश दिया तो उसके आदेश को केवल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, हाई कोर्ट को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, चंद्र कुमार का जब मामला आया 1997 का, उस मामले में ये कहा गया कि हम इस मामले को क्या बोल रहे हैं कि यदि ट्रिब्यूनल ने कोई आदेश दिया तो आप सीधा उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र को प्रतिबंधित कर रहे हो। हाई कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र है उसको आप प्रतिबंधित कर रहे हो, जो असंवैधानिक है ना, और जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट है। इसलिए जुडिशियल रिव्यू जो है वो संविधान की संरचना है। इसलिए ये कहा गया इस जजमेंट 1997 के बाद कि कैट के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट की खंडपीठ में भी याचिका दाखिल कर सकते हैं। यदि कैट कोई आदेश पास करता है तो पहले आप हाई कोर्ट जाइए। यदि आप हाई कोर्ट से नाखुश हो या हाई कोर्ट के आदेश से आप संतुष्ट नहीं हो तो उसके बाद आपको उसके आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है। कैट के जो आदेश होते हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होते।
तो जिस तरीके से जो केंद्र के अंतर्गत जो लोक सेवक होते हैं, जैसे कि आईएएस अफसर हो गए, है ना, आईपीएस अफसर हो गए, है ना, आईएफएस, है ना, इंडियन ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर लोक सेवक हो गए, है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो मेंबर हो गए, इंडियन पुलिस सर्विस के जो पब्लिक सर्वेंट हो गए, जितने भी मेंबर्स हो गए, है ना, जो भी लोक सेवक इनके अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं, उनसे संबंधित भर्ती, सेवा, तबादले, विवाद, वेतन, स्थानांतरण संबंधित कोई भी विवाद है वो कैट के अंतर्गत निपटाया जाएगा। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए एक स्थापना की गई है सेट की। जो सेट होगा वो राज्य स्तर पर होता है ना, राज्य जिसको हम बोलते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, राज्य प्रशासनिक अधिकरण। सेट में भी अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह पर ही इनकी जो है वो नियुक्ति की जाती है ना। उसके अलावा 1985 के एक्ट के माध्यम से 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई है। इसमें भी अध्यक्ष और सदस्य होंगे जो प्रेसिडेंट द्वारा गवर्नर की कंसेंट पर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे, लेकिन उसमें गवर्नर की कंसेंट भी क्या होगी, महत्वपूर्ण मायने रखती है। तो इस तरीके से केंद्र के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण होगा, राज्य के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण होगा। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 323B, इसमें लिखा हुआ है कि संसद और राज्य विधायिका निम्नलिखित मामले में न्याय करने के लिए अधिकरण, मतलब कौन कौन से मामले में अधिकरण हो सकता है वो 323B में बताया गया। जैसे कर संबंधित मामले हो गए, विदेशी मुद्रा के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित मामले हो गए, है ना, औद्योगिक या लेबर से संबंधित, श्रम से संबंधित मामले हो गए, है ना, लैंड एक्विजिशन, भूमि सुधार से संबंधित मामले, या फिर खाद्य सामग्री, है ना, या किराए से संबंधित मामले हो गए। तो इन सभी मामलों के लिए जो है वो अधिकरण बनाए जा सकते हैं। तो वैसे तो 323A और B में ऐसा कोई मुख्य अंतर नहीं है, लेकिन 323A के अंतर्गत केवल लोक सेवकों से संबंधित मामलों के लिए केवल अधिकरण का गठन किया गया है, और 323B में अन्य मामलों के लिए अधिकरण का गठन किया गया। मतलब 323A का संबंध केवल पब्लिक सर्वेंट से, और 323B का संबंध लोक सेवक के अलावा जो अन्य मामले होते हैं उससे संबंधित 323B का। 323A में केवल संसद अधिकरण का गठन करती है, और 323B में संसद और राज्य विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र में क्या कर सकती है, अधिकरण का गठन कर सकती है। तो इस तरीके से हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और जो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं ना, लोक सेवकों से संबंधित भर्ती, उनकी नियुक्ति, उनके तबादले, उनसे संबंधित विवाद, चाहे विवाद किसी भी विषय को लेकर, वेतन को लेकर हो, उनकी नियुक्ति को लेकर हो, तो उसके लिए हाई कोर्ट के ऊपर कोई बर्डन ना पड़े, क्योंकि हाई कोर्ट में पहले से ही मामले की बहुत ज़्यादा पेंडेंसी होती है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि भाई लोक सेवक को जल्द से जल्द जो है वो न्याय मिल पाए। यदि भाई कोई लोक सेवक यदि किसी हाई कोर्ट में उसने अपनी नियुक्ति को लेकर यदि कोई विवाद, कोई केस फाइल कर दिया, तो यदि वो विवाद 10 साल तक चलता रहा, तो 10 साल के बाद तो हो सकता है कि भाई वो लोक सेवक का रिटायरमेंट का टाइम आ जाए। तो उनको जल्द से जल्द न्याय प्राप्त हो, कम खर्च में उनको न्याय मिले। इसलिए इसी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई, जो एक अर्ध न्यायिक संस्था है। मतलब न्यायिक संस्था है, लेकिन एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिस पर पूरी तरीके से न्यायालय के नियम लागू नहीं होते। जो भी प्रशासनिक अधिकरण होता है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय के जो सिद्धांत दिए गए हैं, नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत जो नियम बताए गए हैं, उन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए क्या करता है, अपने कार्य को संचालित करता है। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि कोई भी कमी आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।